नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा मूल अधिकारों के संबंध में कि मैंने मूल अधिकारों के इतिहास के विषय में आपको जानकारी दी थी। और अगर आपने 30 मिनट का बड़ा सा वीडियो, क्योंकि मैं 30 मिनट के वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कहता, पर 30 मिनट का वीडियो अगर आपको बड़ा लगा हो तो प्लीज़ उसको पूरा देखिए और समझिए मूल अधिकारों के इतिहास के बारे में। मैंने वीडियो के लास्ट में आपके सामने 2 प्रश्न छोड़े थे। एक था आर्टिकल 12 और एक प्रश्न था आर्टिकल 13 के संबंध में। भारतीय संविधान के भाग 3, आपको पता है कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 किसके बारे में है? मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक तो इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं और हिंदी में इसका एक और शब्द आपको सुनाई देता है, मौलिक अधिकार। तो आप इसको मूल अधिकार कह लीजिए, मौलिक अधिकार कह लीजिए, फंडामेंटल राइट कह लीजिए। इस पूरे टॉपिक की शुरुआत जो होती है वो होती है आर्टिकल 12 से। और आर्टिकल 12 में संविधान बनाने वाले विद्वानों ने सबसे पहले एक शब्द रखा है, वो है राज्य। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके विषय में कि संविधान सभा जो संविधान को बना रही थी, आखिर संविधान के भाग 3 की शुरुआत उन्होंने राज्य शब्द से क्यों की। पहले मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियो में कि मौलिक अधिकार जो हैं वो किस प्रकार से आपके समक्ष आए हैं और मौलिक अधिकारों के मतलब व्यक्तियों को, नागरिकों को प्रदान करने के पीछे के क्या कारण थे। तो आपको वो कारण पता होंगे। अगर आपको वो कारण नहीं पता है तो सिंपल से फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार राज्य ने व्यक्तियों को दिए हैं। जैसे कि आपके पिताजी आपको कुछ अधिकार देते हैं। जैसे आपके पिता ने आपको अधिकार दे रखा है कि आप अपने पिता से स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस मांग सकते हैं, कोचिंग की फ़ीस मांग सकते हैं। आपको आपके पिता ने अधिकार दे रखा है कि आप अपने पिता से कपड़े मांग सकते हैं, खाने की मांग कर सकते हैं। तो ये आपको अधिकार किसने दिए हैं? आपके पिता ने ही आपको दिए हैं कि आप ये मांग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर परिवार के मामले में पिता कौन होगा, तो ये सबसे पहले डिसाइड हो जाता है बचपन में। जब बच्चे की शुरुआत होती है तो माता कह देती है ये पिता हैं और यही आपके पालनहार हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने शुरुआत में ये देख लिया कि ये पिता हैं, तो राज्य क्या है? मूल अधिकार हमको जिस प्रकार से प्रदान किए वो राज्य ने प्रदान किए। तो अब यहाँ पर जानना पड़ेगा कि किसने प्रदान किए हैं और वो कौन है, राज्य, या हमें ये अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खाना खाने का अधिकार ये आपके पिताजी के आर्थिक अधिकारों का हनन करता है। उनको 1000-2000 रुपये आप पे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं, परंतु आपको एक खाना मांगने का अधिकार आपके पिताजी के अगेंस्ट मिला हुआ है। कपड़े मांगने का अधिकार, फीस के पैसे मांगने का अधिकार, उसी प्रकार से राज्य के विरुद्ध बोलने का अधिकार। राज्य ने आपको क्या अधिकार दे रखा है? बोलने का अधिकार। अब आप बोलेंगे, जाहिर सी बात है, तो राज्य का खंडन होगा। अगर आप घूमेंगे फिरेंगे तो राज्य की स्वतंत्रताएं बाधित होंगी, बहुत सारी राज्य को उसमें देख रेख करनी पड़ेंगी। तो आपके घूमने का, बोलने का, चलने का, जीने का बहुत सारे अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध आपको प्राप्त है। तो इतनी सारी बातों के अंदर एक बात निकल के आती है कि राज्य क्या है। पहला प्रश्न क्या निकल के आया? राज्य क्या है? राज्य क्या है? स्टेट, राज्य क्या है। ठीक है, तो आज की चर्चा का विषय है आपके भारतीय संविधान का आर्टिकल 12, और आर्टिकल 12 जो है वो राज्य के विषय में। तो हम राज्य के संबंधित जितने भी तथ्य हो सकते हैं, राज्य कितने प्रकार के होते हैं, हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं और आप जिस राज्य के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो दोनों सेम हैं? अभी आप सोच रहे हो राज्य मतलब मध्य प्रदेश राज्य है, राजस्थान राज्य है, गुजरात राज्य है, तो क्या आपके द्वारा सोचा गया राज्य और जो राज्य मैं बताने वाला हूँ वो दोनों सेम है क्या? क्या राज्य जो संवैधानिक राज्य होता है और एक राज्य जो राष्ट्र राज्य होता है, क्या ये दोनों सेम है? तो कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं बहुत इजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज। आर्टिकल 12 अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे आने वाला आर्टिकल 13 वो आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ये दोनों आर्टिकल जो है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत तो नहीं आते, मूल अधिकारों के अंतर्गत
नहीं आते, परंतु ये मूल अधिकारों के शुरुआती दौर के आर्टिकल हैं। जैसे आपके मूल अधिकारों का भाग 3 शुरू होता है और भाग 3 की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 13, ठीक है। इसके बाद से आपके वास्तविक मूल अधिकार आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। जहां से आपको अधिकार प्राप्त हैं वो आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं? 14 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 2 आर्टिकल रखने के पीछे संविधान सभा की क्या मंशा थी, आज ये जानते हैं। संविधान सभा ने सबसे पहले ये देखा कि अगर हम मूल अधिकार तो प्रदान कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी अधिकार होते हैं वो तो राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, हम अधिकार लिख देंगे तो क्या लिखने मात्र से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे? जो भी शासन सत्ता में बैठेगा, क्या गारंटी है कि वो अधिकारों का हनन नहीं करेगा, अधिकारों को कम करने की कोशिश नहीं करेगा? तो हम क्या करें, किस प्रकार से मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करें? तो संविधान सभा ने मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 12 बनाया, और आर्टिकल 12 में यह बताया कि आर्टिकल 12 के अंदर जो भी बातें आती हैं वे सब राज्य हैं और इनके विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है, और जो भी आर्टिकल 12 में आ रहा है ये आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। दैट्स इट। अब समझते हैं कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता क्या है, ठीक है। परंतु इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, राज्य, जो कि प्रश्न वहीं अटक जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। राज्य के विषय में मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि राज्य को 2 प्रकारों के अगर हम भागों में बांटें, तो पहले राज्य को हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पहला राज्य होता है हमारे पास राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य एक अवधारणा तो राष्ट्र राज्य की होती है, और दूसरा होता है संवैधानिक राज्य। अब क्या होता है संवैधानिक राज्य और क्या होता है राष्ट्र राज्य, तो हम इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं क्या वो राष्ट्र राज्य है या संवैधानिक राज्य है। तो आज हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य के बारे में। राष्ट्र राज्य ये एक्चुअल में ऐसा शब्द है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने को मिलता है, और इसके साथ साथ मिलिट्री साइंस में भी राष्ट्र राज्य के ऊपर बहुत ही लंबे टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। अब राष्ट्र राज्य क्या होता है, शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। राष्ट्र राज्य एक ऐसी अवधारणा है जिसको आप साधारण भाषा में क्या कहते हो, देश, अर्थात कंट्री। अब कोई भी देश या कंट्री का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं जिनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली चीज है इसमें भूभाग, निश्चित भूभाग। अब किसी भी देश के लिए निश्चित भूभाग होना अति आवश्यक है। जैसे हमारा भारत, तो आपको पता है ये आपका जैसे भारत है, आपके इस भारत के अंदर राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नेपाल की बॉर्डर हो गई, सिक्किम हो गया और 7 सिस्टर हो गया, ये आपका पूरा भारत। इस भारत के अंदर जो आपका हिस्सा है, ये जो अंदर की एक निश्चित क्षेत्रफल है आपका, एक निश्चित भूभाग है। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि भैया नंबर 1 कंडीशन क्या है, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, तब आप उसे देश कहेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर निश्चित भूभाग के साथ साथ निश्चित क्या होनी चाहिए, सीमा। कैसी होनी चाहिए, बाउंड्री। तो आपकी जो ये बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ निश्चित है, और चीन के साथ निश्चित है, बांग्लादेश के साथ निश्चित है। क्लियर? इस प्रकार से आपकी जो बाउंड्री है अदर कंट्रीज के साथ भी निश्चित है। तो आपकी दूसरी कंडीशन भी भारत फुलफिल कर रहा है। तीसरी चीज क्या है, तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट ये है कि भारत को भारत बनाने के लिए मेन चीज है इसमें जनता। क्या होना जरूरी है, जनसंख्या, जनसंख्या या जनता। तो अभी तक हमने जो ये 3 बातें पढ़ी, ठीक है, जनता, और चौथी चीज है इसके अंदर, इसको संभाल के रखने वाली सरकार। 4th पॉइंट क्या है, सरकार। सरकार या शासन, कुछ भी कह लीजिए आप। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ये आर्टिकल 12 की परिभाषा में आता है या नहीं आता है, वही देखते हैं। राज्य, शुरुआत में मैंने बताया कि 2 प्रकार का है, एक राष्ट्र राज्य बोल सकते हैं और एक हमारा संवैधानिक राष्ट्र बोल सकते हैं। तो कोई भी देश जो देश होता है वह राष्ट्र राज्य कहलाता है, और राष्ट्र राज्य के 4 तत्व हैं, परंतु जो हम आर्टिकल 12 में पढ़ने वाले हैं वो ये वाला राष्ट्र राज्य नहीं है, हम इसके विषय में नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक राज्य के बारे में। कैसे राज्य के बारे में, संवैधानिक। अब यहां पर एक वर्ड आपके सामने आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट।
व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, संवैधानिक राज्य क्या है। अगर आपसे ये पूछ ले कि संवैधानिक राज्य क्या है, तो इसके विषय में आप क्या लिखेंगे या आप क्या कहेंगे किसी भी व्यक्ति से। तो मैं इसको बहुत इजी वे में आपको समझाता हूं कि सबसे पहले शब्द समझते हैं संवैधानिक। तो यहां पर दो प्रकार के शब्द मैं आपको लेके चलता हूं, एक संवैधानिक और एक असंवैधानिक। तो इसी के आगे अपन ने अ जोड़ दिया, असंवैधानिक हो जाएगा। इसके अलावा दो शब्द और हैं जिसको आप जानते हैं, वैधानिक और अवैधानिक। क्या होता है कि जब किसी विधि के आगे, जब किसी कानून के आगे, किसी नियम के आगे आप उस नियम के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आप वैलिड काम करते हो। कैसा काम होता है? वैलिड। और जब आप उस नियम के अगेंस्ट काम करते हो तो वो काम कैसा हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड और इनवैलिड, क्या वैलिड इनवैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है? नहीं, इन दोनों में अंतर है। जैसे मान लेते हैं कि समाज के अंदर एक संतान की उत्पत्ति हुई, उस संतान को कहेंगे वेद संतान, और एक और संतान की उत्पत्ति हुई उसे कहेंगे अवेद संतान। अब संतानों की उत्पत्ति के क्रम में किसी को वेद और किसी को अवेद कहते थे। तो यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया ये होता है, समाज के नियमों के अनुसार अगर है तो वेद है, समाज के नियमों के विपरीत है तो अवेद है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको समझे कि संवैधानिक और असंवैधानिक, तो जो संविधान के उपबंधों के समान है या संविधान में उसके बारे में उपबंध किया गया है। जैसे हमारा राज्य कैसा है? संवैधानिक राज्य, क्योंकि राज्य के बारे में आपके पास क्या है? आर्टिकल 12 है। ठीक है, तो ये असंवैधानिक उपबंध नहीं है, संवैधानिक उपबंध। तो हमारा राज्य कैसा हो जाएगा? संवैधानिक राज्य हो जाएगा। संवैधानिक राज्य की परिभाषा को अगर हम समझें तो क्या संवैधानिक राज्य की परिभाषा में निश्चित भूभाग आएगा? क्या संवैधानिक राज्य की परिभाषा में निश्चित सीमा या जनसंख्या या सरकार या शासन आएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मूल अधिकार हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त हुए, और अधिकार एक ऐसी चीज होती है जिसको किसी ना किसी के बदले में हम या किसी से हम प्राप्त करते हैं। जैसे पारिवारिक अधिकारों की बात करें तो आपके पारिवारिक अधिकार ये हैं कि आपको संरक्षण का अधिकार है। पारिवारिक अधिकार है आपका कि आपके पिता और आपकी माता से आपको क्या अधिकार प्राप्त हुआ है? संरक्षण का अधिकार। आपको आपके माता पिता के अगेंस्ट क्या प्राप्त हुआ है? भोजन प्राप्त करने का अधिकार, कपड़े प्राप्त करने का, स्कूल की फीस प्राप्त करने का, इस प्रकार के आपको अधिकार प्राप्त हुए। किसके अगेंस्ट प्राप्त हुए? माता पिता के अगेंस्ट प्राप्त हुए। उसी प्रकार से राज्य के जो मूल अधिकार हैं वो आपको किसके जो फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट प्राप्त हुए? राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पर ये राज्य क्या होगा? क्या आपको निश्चित भूभाग के खिलाफ प्राप्त है आपके अधिकार? नहीं, ये वाला इसमें नहीं आएगा। निश्चित सीमा के प्राप्त भी नहीं, जनता के खिलाफ भी प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये मूल अधिकार राज्य के खिलाफ प्राप्त है। अब इस राज्य के अंतर्गत क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने आपको पूरी चीज बताई है इसमें ये केवल जानकारी के फॉर्म में था, और अब हम एक्चुअल आर्टिकल जो 12 है उसके विषय में बात करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 जिसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा, क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा। अब इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आएगा तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपके मूल अधिकारों पे अंकुश लगाती है। वहीं से हम परिभाषा बना लेंगे। आपको आर्टिकल 12 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद कर लेना है कि वह कौन सी शक्तियां हैं जो आपके मूल अधिकारों पर अंकुश लगाती हैं। तो सबसे पहले आपका एक मूल अधिकार लेते हैं, आर्टिकल 19, आप सभी को घूमने फिरने की आज़ादी है। अच्छा, आज की तारीख में क्या आप बाहर घूम सकते हैं? जैसे अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है भारत में, ठीक है, और आप कहते हैं कि मुझे घूमने की आज़ादी है, तो क्या आप बाहर घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। तो जब आपको, ये आप हैं, ये आपके घर के सामने की रोड, आपको इसके ऊपर वॉक करना है और आपको ये घूमने की आज़ादी नहीं है, नहीं आज़ादी। और ये आज़ादी का हनन आपसे किसने किया? वो कौन से शख्स हैं इस भारत के सबसे शक्तिशाली जिन्होंने लॉकडाउन भारत में जारी किया? तो उत्तर है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके घूमने की शक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के पद के ऊपर निगाह रखते हैं और यहीं से हम पहला पॉइंट निकालते हैं राज्य की परिभाषा का। कौन सी परिभाषा का? अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 की राज्य की परिभाषा का पहला बिंदु, प्रथम बिंदु
तो प्रथम बिंदु में हमारे क्या निकल के आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे यहाँ पे हिटलर के समान है क्या, कि उन्होंने जो फैसला ले लिया वो सबका एक होता है? क्या उनके फैसले में उनकी मंत्रिपरिषद भी उनके लिए साथ होती है क्या? तो जाहिर सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में क्या है, उनकी मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद है। चलिए, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं आपको पता है? 82 मंत्री होते हैं। अब एक तो हो गया आपके प्रधानमंत्री और एक हो गए आपके 82 मंत्री। एक प्रधानमंत्री और 82 मंत्री मिलकर जो भी संगठन बनाते हैं, जो भी कमेटी बनाते हैं, आप उसको किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं आप उसे? सरकार। क्या कहते हैं? सरकार। दैट इज गवर्नमेंट। क्या बन जाती है वो? गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट कैसी होती है आपकी? ये जो आपकी सरकार है, ये जो आपकी सरकार है, बेसिक सी बात करते हैं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इसको बोलते हैं केंद्र की सरकार। क्या कहते हैं? केंद्र की सरकार, केंद्र सरकार। तो यहां से आपका पहला पॉइंट निकल के आ जाता है कि आपकी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आएगा? केंद्र की सरकार। याद रखिएगा, केंद्र की सरकार किसी भी प्रकार का कानून, नियम, विधि, उपनियम, आदेश जारी करके आपके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। जैसे घूमने का अधिकार सीमित कर दिया, बोलने का अधिकार सीमित कर दिया। अगर आप लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो आपके बोलने की स्वतंत्रता भी बाधित है। अगर यकीन ना हो तो किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट करके देखिए, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कोई मैसेज फॉरवर्ड करके देखिए और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने इस प्रकार के नियम लागू कर रखे हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। तो राज्य शक्तिशाली है। तो पहली बात क्या हुई? केंद्र सरकार। दूसरी बात, इस लॉकडाउन के दौर में केंद्रीय सरकार, संसद तो नहीं चल रही है। संसद नहीं चल रही है तो हमारे पास अध्यादेश आ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि अध्यादेश से हमारे पास नए कानून बन रहे हैं, ठीक है, हमारे पास राष्ट्रपति अपने अध्यादेश जारी कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते वक्त, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं? इस वाले क्राइटेरिया में आ जाते हैं, केंद्र की सरकार के संबंध में आ जाते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति किसके सुझाव पर काम करता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे जारी करता है? केंद्र सरकार सुझाव देती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो यहां पर भी केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। इसके अलावा जब साधारण समय चलता है तो केंद्र सरकार के साथ साथ हमारे पास संसद, हमारी जो संसद है, हमारी संसद भी राज्य की परिभाषा के अंदर नंबर 1 पॉइंट पे आती है। तो केंद्र सरकार और संसद को रखने के पीछे एक उद्देश्य ये है कि हमारी संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो केंद्र सूची और संवर्ती सूची के विषय में विधियां बनाती है। क्या बनाती है? विधियां। अब हमारी संसद, जैसे मान लेते हैं, किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण करती है और आपके मूल अधिकारों का हनन कर लेती है, तो आपको संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि से जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे, आपको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने संसद को भी इसमें रख लिया। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 82 कैसे आया? तो 82 आता है लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अनधिक सदस्यों से मिलकर हमारी मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। ये आगे के आर्टिकल में अपन देखेंगे कि 82 कैसे आता है। तो नंबर 1 पॉइंट, राज्य की परिभाषा में नंबर 1 पॉइंट क्या निकल के आ गया? केंद्र सरकार। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमारे पास केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उसी प्रकार से राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। तो हमारे राज्य सरकार भी इसमें आ जाएगी। तो हमने सेकंड पॉइंट में डायरेक्टली लिख लिया राज्य सरकार। राज्य सरकार। अब राज्य सरकार जिस भी बिल्डिंग में बैठती है उसे हम कहते हैं विधानमंडल, ठीक है। तो हमारे राज्य का विधानमंडल, हमारे राज्य की विधानसभा, विधानमंडल ही कहेंगे उसको, तो ये आ जाएगा हमारा विधानमंडल। क्योंकि विधानमंडल के पास शक्ति है कि वो क्या कर सके? राज्य सूची के विषय पे और संवर्ती सूची के विषय पे क्या सके? विधान बना सके। और विधान अगर ऐसा बन गया जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, इसीलिए हमने उसको इसमें रख लिया। तीसरा पॉइंट है स्थानीय प्राधिकारी। क्या पॉइंट है? स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी
अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, नया वर्ड, प्राधिकारी। ठीक है, अब प्राधिकारी, अधिकारी से बन गया प्राधिकारी। अच्छा, अधिकार रखने वाला व्यक्ति अधिकारी होता है। जैसे कि ये चेयर मेरी है, मैं इस पे बैठूंगा, मैं इस पे बैठने का अधिकारी हूँ। ठीक है, परंतु इस चेयर का उपयोग करने और इस चेयर के संबंध में सभी प्रकार के फैसले लेने का भी हक है, तो मैं प्राधिकारी हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? प्राधिकारी। अब प्राधिकारी शब्द ये होता है कि जिस किसी व्यक्ति के पास में कोई नियम, विधि, उपनियम बनाने की शक्ति हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्राधिकारी हो जाएगा। जैसे हमारे जिला कलेक्टर प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी में आएंगे आपके नगर निगम। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाएंगे, छावनी बोर्ड आ जाएंगे। तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं जिसमें बड़े क्लास 1 ग्रेड के अधिकारी हैं, वो सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा 4th पॉइंट पे हमारा आएगा अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, अब ये अन्य प्राधिकारी जो है, ये बड़ा विवादित सा पॉइंट है। अन्य प्राधिकारी के बारे में हमारा संविधान मौन है। यहाँ पे अन्य प्राधिकारी के बारे में हमारे संविधान ने किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं की। और जब संविधान किसी बिंदु पर मौन हो जाता है तो फिर कौन बोलता है? फिर बोलती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी पॉइंट की व्याख्या करने की शक्ति रखती है। संवैधानिक व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस विषय में, अन्य प्राधिकारी के विषय में समय समय पर विभिन्न वादों में किसी को अन्य प्राधिकारी घोषित किया है। जैसे बीसीसीआई, क्या अन्य प्राधिकारी में आएगी? तो नहीं आएगी। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अन्य प्राधिकारी में नहीं आता। आईसीआईसीआई बैंक, इसमें अन्य प्राधिकारी में नहीं आती। निजी विश्वविद्यालय अन्य प्राधिकारी में नहीं आते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे केस लगाए गए कि बीसीसीआई के पास खूब पैसा है और इसको राज्य की श्रेणी में रखना चाहिए ताकि व्यक्ति को मूल अधिकारों को ना हनन कर सके, या आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके पास खूब पैसा है तो इसको राज्य की श्रेणी में रखना चाहिए। तो कुछ वादों को लेते हुए हमने देखा कि इसको रखना है या नहीं रखना, तो न्यायालय ने फैसला दे दिया। परंतु जैसे आपने सुना होगा, कुछ विश्वविद्यालय जो हैं वो क्या होते हैं, जो सरकार से पैसा प्राप्त करते हैं, आमदनी प्राप्त करते हैं, सरकार से वो रिबिट प्राप्त करते हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालयों को हमने अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में रखा है। इसके अतिरिक्त आपका LIC हो गया, वो अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। आपके पास LIC हो गया, महारत्न कंपनियां हो गई, नवरत्न कंपनियां हो गई, इसके और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास क्या आती हैं, अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आती हैं। राज्य के अंतर्गत उनको भी ट्रीट किया जाता है। तो मैं आपको एक लिस्ट के फॉर्म में बता दूंगा, आपको इस खाली गैप में अभी लिस्ट दिख जाएगी कि कौन कौन से अन्य प्राधिकारी किस में आते हैं। जैसे मैं कुछ बता देता हूं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, LIC हो गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग हो गया, कारखाना औद्योगिक वित्त निगम, विश्वविद्यालय, विधिक व्यक्ति। जैसे विधिक व्यक्ति मतलब कोई कानूनी निगम हो गया, कानूनी फर्म हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, ये विधिक व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। और कोई ट्रस्ट हो गया जो विधिक व्यक्ति के उसमें आता है, तो ये भी राज्य की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम हो गया, भारतीय पेट्रोलियम निगम, भारतीय सांख्यिकी संगठन जो CSO है आपका, क्या CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके विषय में भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, क्या करता है ये सांख्यिकी संगठन जो इसको राज्य की श्रेणी में रखा है हमने, तो इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। GDP काउंट करने का मेन काम करता है। ठीक है, शॉर्टकट में याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि राज्य की श्रेणी में और क्या आता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसमें आ जाता है। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो है वो भी इसमें आ जाएगी। भागीदारी फर्म्स क्या होती हैं कि जैसे मान लेते हैं ABCD 4 दोस्त थे, इन्होंने एक फर्म स्टार्ट करी और फर्म स्टार्ट करने के बाद 50 लोगों को अपने यहाँ रोजगार पे रखा। इनके पास बहुत सारा प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आने के बाद इन्होंने क्या करा, कर्मकारों को या कुल मिला के मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन करने लग गए। कुछ नियम कायदे कानून ऐसे बनाने लग गए जो इनको नहीं बनाने चाहिए थे। तो क्या किया जाए, इस प्रकार की भागीदारी फर्म भी राज्य की श्रेणी में आ जाएगी और जो भी उसके प्रोप्राइटर होंगे उनके खिलाफ केस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें इसके अंतर्गत, तो बालक सहायता संघ
इसमें आ जाएगा। सैनिक स्कूल सोसाइटी आ जाएगी। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो 95% अनुदान सरकार से प्राप्त करते हैं वो इसमें आ जाएंगे। राष्ट्रपति जो आपके संसद के तहत जो आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति जिसको आप प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट भी आ जाएगा 359 के तहत। आर्टिकल 359 के तहत हमारे पास राष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत ट्रीट हो जाएंगे। देन बात करें अगर तो दिल्ली विकास प्राधिकरण इसमें आ जाएगा, रेलवे बोर्ड आ जाएगा, बैंक व बीमा कंपनियां आ जाएंगी, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL आ जाएगा और UPSC आ जाएगा। तो राज्य के अन्य प्राधिकारी के तहत बहुत सारी चीजें, UPSC आपने पढ़ लिया ऐसे, ठीक है, बैंक हो गई। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आता है अन्य प्राधिकारियों के संबंध में कि क्या न्यायालय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि न्यायालय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। तो न्यायालय राज्य की परिभाषा में नहीं आते, किंतु न्यायाधीश राज्य की परिभाषा में आ सकते हैं। इसकी एक कंडीशन है कि जब न्यायाधीश, क्योंकि हमने एक बात देखी है कि वही राज्य की परिभाषा में आएगा, राज्य की परिभाषा में वही आएगा जो किसी प्रकार का क्या देता हो, आदेश, क्या देता हो, आदेश, कोई विधि बनाता हो, कोई नियम बनाता हो, किसी प्रकार का उपनियम बनाता हो, किसी प्रकार का विनियम बनाता हो, या किसी प्रकार का कोई उपबंध करता हो, विधि का उपबंध करता हो, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग कोई आदेश देता है। इसी प्रकार से अगर कोई न्यायाधीश दंडादेश देता है, क्योंकि दंडादेश भी आदेश की एक प्रकृति है, कोई डिग्री पारित करता है, तो क्या वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा? न्यायाधीश भी जो है वो राज्य की परिभाषा में तभी आ सकता है जब वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार का आदेश जारी करे। अगर न्यायाधीश अपने अधीनस्थों के लिए कोई आदेश जारी नहीं करता, किसी प्रकार की डिग्री जारी करता है, तो वो नहीं आएगा। अगली बात कर लेते हैं कि वे कौन सी संस्थाएं हैं जो अन्य प्राधिकारी के श्रेणी में नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं आता है, मैंने आपको बताया कि इसमें न्यायाधीश नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब न्यायालय जो है वो आपका इसमें नहीं आता है। BCCI इसमें नहीं आता है, इसमें आपका ICICI बैंक नहीं आता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसमें नहीं आता है। देन इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें सार्वजनिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, ये जो संस्थान है ये राज्य की श्रेणी में नहीं आएगी। आपका राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ये इसमें नहीं आएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद राज्य को नहीं माना गया है। ICICI बैंक राज्य की श्रेणी में नहीं है। वक्फ बोर्ड नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वो भी इसमें नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI भी नहीं है। निजी महाविद्यालय जो सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं करते, वे भी जो आपके निजी महाविद्यालय हैं वो भी आपकी राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से राज्य की परिभाषा आपने देख ली है। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, 4 एसेंशियल एलिमेंट है, केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, और आर्टिकल 13 हमें बताएगा कि किस प्रकार से मूल अधिकारों की प्रकृति को जाना जाता है और मूल अधिकारों के खिलाफ अगर कोई विधि होती है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आर्टिकल 13 बेसिकली अगर लिखित फॉर्म में या समझने के फॉर्म में देखें तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, पर हम इसको फिर भी शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।